हेलो एंड वेलकम गाइस। वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 17 जुलाई। हम शुरू करते हैं अपना डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज पहला पेज है हमारा द वर्ल्ड का, तो यहाँ पर ऐसा कुछ काम का नहीं है हमारे, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज है दैट रिबिल्ड टाइज विथ डमास्कस आफ्टर ईयर ऑफ टेंशन। सऊदी अरेबिया और सीरिया में थोड़ी सी लड़ाई चलती है आपस में, तो आप इनकी जियोग्राफिक लोकेशंस देख लें। इशू क्या है वो जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन इनकी ज्योग्राफिक लोकेशंस देख लें एक बार। यहाँ पर है कि मैंने आपको बताया था हम यूके के साथ एफटीए करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों को लेकर नेगोशिएशन में प्रॉब्लम आ रही है। ऑलराइट, लेकिन क्या है कि अगर आज हम यूके की गलत बातों पर एग्री कर जाते हैं ना, तो कल को जो दूसरे ट्रेडिंग ब्लॉक्स होंगे जिनके साथ हमें एफटीए करना होगा, वो भी वे सेम कंडीशंस डिमांड करेंगी। राइट, क्योंकि हम ज्यादा आईपीआर प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। इसमें क्या होता है, 20 साल के लिए आपको पेटेंट्स राइट मिल जाता है, एक्सक्लूसिव राइट। एंड उसके बाद कंपनीज क्या करती हैं कि अपना जो फॉर्मूला होता है उसमें थोड़ा सा माइनर सा चेंज करती हैं और दोबारा अप्लाई कर देती हैं पेटेंट्स के लिए। तो वो फिर अगले 20 साल के लिए पेटेंट डिमांड करने लगती हैं। राइट, तो इसीलिए इसका मिसयूज बहुत होता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एवरग्रीनिंग। देख सपोज कोई दवाई है, राइट, उस पर आपको पेटेंट मिला हुआ है 20 साल का। अब जब आपके 20 साल एक्सपायर होने वाले होंगे, तो आप उस दवाई का जो फॉर्मूला है उसमें एक माइनर सा चेंज कर देंगे और कहेंगे ये नई दवाई है, नई रिसर्च है, 20 साल का पेटेंट फिर से दो। तो वो चीज़ हम लोग एग्री नहीं करते हैं। ऑलराइट, इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुली इसे नेगोशिएट करना होगा। तो जो भी इश्यूज हैं इसमें यहाँ पर, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर, ग्लोबल वैल्यू चेन, डिजिटल ट्रेड एंड रूल ऑफ ऑरिजिन। रूल ऑफ ऑरिजिन क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। लाइक सपोज, जैसे सपोज कि हमारा श्रीलंका के साथ एफटीए है। ऑलराइट, जहां से हम लोग बिना किसी टैरिफ के या बिना कोई टैक्स लगाए पेन ड्राइव इंपोर्ट करते हैं। ऑलराइट, अब हम तो ये मान रहे हैं कि ये पेन ड्राइव बनती है श्रीलंका में, बट हो क्या रहा है कि चाइना से बन के आ रही है, उस पर लेबल चिपका रहे हैं मेड इन श्रीलंका, एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया की मार्केट में, वो भी विदाउट एनी टैरिफ, क्योंकि एफटीए साइन हुआ है। ऑलराइट, तो इसीलिए ये रूल ऑफ ओरिजिन लाया गया है कि आप एग्जैक्टली बताइए हमें कि ये पेन ड्राइव बनी कहाँ है। ऑलराइट, अगर वो चाइना में बनी है तो वो फिर एफटीए के अंडर में हम उसको वो बेनिफिट नहीं देंगे। ऑलराइट, इसे कहते हैं रूल ऑफ ओरिजिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियन क्लास, जेट इंजन, ये सब लेके जो एग्रीमेंट हुए फ्रांस के साथ, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मनरेगा में डिमांड थोड़ी ज्यादा आई है इस बार जून में, तो ये दिखा सकता है कि आप फ्लड की वजह से लोगों की लाइवलीहुड पे कितना असर पड़ता है। ओके, ये एक और एंगल देता है आपको फ्लड पे, जब आप आंसर लिखें कि लोगों की लाइवलीहुड डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचता ना, फिर आपको जो सरकारी स्कीम्स हैं उन्हीं में जाना पड़ता है वर्क के लिए। क्योंकि जैसे मान लो फ्लड आया और किसी का एग्रीकल्चर खराब हो गया, तो अब वो जो वहां पर वर्कर हायर करता था वो अब नहीं करेगा, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको सरकार के पास ही जाना पड़ेगा कि मुझे मनरेगा में काम दे दो। ऑलराइट, तो फ्लड हमारी लाइवलीहुड भी डिस्टर्ब करती है। दैट इज द सिंगल पॉइंट जो आपको अपने आंसर में मेंशन करनी होगी। इसको आपको पूरा पढ़ना है, पढ़ लो, वरना इतना जरूरी नहीं है। जो मेजर इश्यूज है वो मैंने आपको बता दिए। जब होगा इसके साथ एफटीए साइन तब देखेंगे, अभी इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे सेंटर्स सस्ता टमाटर बेच रहा है, तो इसको लेके मैंने आपको एनसीसीएफ एंड नाफेड दोनों समझा दिए थे। एंड एक और न्यूज़ ये है कि ये जो कॉलर की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है और इस वजह से चीता की डेथ हो रही है ना, तो अब ये हटाया जाएगा, रेडियो कॉलर्स। आगे बढ़ते हैं। यार आप लोग ना अपने कमेंट्स देकर नहीं जाते हो, मतलब समझ नहीं आता है कि आप लोगों को कुछ बेनिफिट इससे हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, बिकॉज इट्स बीन अराउंड 20 days आई एम डूइंग दिस डिस्कशन, राइट, बट मुझे आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स दिखता नहीं है, कुछ समझ नहीं आता है कितना हेल्पफुल है कितना नहीं। तो आप लोग अपने कमेंट्स जरूर देकर जाया करें। कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, सजेशंस है तो वो भी आप बोल सकते हो। चलिए, अब जैसे कि आपने देखा हम लोग लोकल करेंसी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, लाइक लोकल करेंसी में अगर ट्रेड हो जाए सामने वाली कंट्री के साथ तो अच्छा है, डॉलर पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है। तो अब ऐसा ही एक पैक्ट हम लोग इंडोनेशिया के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, फ्रांस के साथ हम लोग डिसाइड किया है कि हम यूपीआई अलाउ करेंगे। ओके, लोकल करेंसी में तो ट्रेड नहीं कर सकते उनके साथ, बट हम यूपीआई का अलाउ कर सकते हैं।
राइट। श्रीलंका ने कहा है कि हम लोकल करेंसी में ट्रेड करने को तैयार हैं। नेपाल भूटान ऑलरेडी कर रहे हैं। ऑलराइट, सिंगापुर के साथ भी हमने यूपीआई को लेके एग्रीमेंट साइन किया है, वो भी करने को तैयार है। फिर यहाँ पर है म्युनिसिपल फाइनेंसिंग। तो देखिए इसी से एक टर्म आता है म्युनिसिपल बॉन्ड। इस पे ना एक डिट्टो 15 मार्कर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये जब भी आएगा ना सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा मेंस में। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये होते क्या है, ये किस तरीके से इशू किए जाते हैं। ऑलराइट, इनका स्कोप क्या है, लाइक कितने बेनिफिशियल है ये, लेकिन इसमें चैलेंजेस भी क्या आ सकते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड फाइनली एक रेडीमेड कंक्लूजन रखिए कि कितनी तेजी से गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है और ये कितना बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो म्यूनिसिपल बॉन्ड पे आप तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको सुपरफिशियली समझा देता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ के सपोज बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो वो क्या करती है, वो एक तरह का बॉन्ड इशू करती है पब्लिक के लिए कि लीजिए 10 ईयर्स या 15 ईयर्स का बॉन्ड खरीद लीजिए, आप हमें पैसे दीजिए, हम आपको इंटरेस्ट देंगे हर साल, और बाद में फाइनली आपका प्रिंसिपल भी रिटर्न कर देंगे जब वो मैच्योर हो जाएगा। राइट। फिर ये जो पैसा आता है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वहीं के लोकल एरिया को डेवलप करने में यूज करती है। ओके। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे मेजॉरिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनिसिपैलिटीज हैं जो इंडिया में, दे आर ऑलरेडी कैश स्ट्रैप। उनके पास ऑलरेडी वैसे ही पैसा नहीं होता है। और दूसरा कि इनकी जो कहते हैं ना ट्रस्ट, वो नहीं है। लोगों को हमेशा फियर रहता है कि एक तो यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा पॉलिटिकल नेक्सस बहुत ज़्यादा होता है, तो डिफॉल्ट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। राइट। तो इसीलिए फिर जो स्टेट और सेंटर होते हैं ना, उनको गारंटी देनी पड़ती है कि अगर यहाँ पे ये बॉन्ड्स डूब गए तो आपका पैसा हम रिटर्न करेंगे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है इसमें। तो आप म्यूनिसिपल बॉन्ड पे एक प्रॉपर अच्छा सा अपना 15-20 मार्कर तैयार कर लीजिएगा, या फिर मैं कभी कराऊंगा जो हम मेंस का प्रोग्राम ला रहे हैं ना, 400 to 450 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, उसमें करवा दूंगा मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद आपने ये वाटरफॉल चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में देखा होगा, दूध सागर वाटरफॉल। यहाँ पे पुरी साहब कह रहे हैं कि पीएम मोदी की फ्रांस एंड यूएई विजिट, तो इनके अकॉर्डिंग तो उनकी हर विजिट हिट होती है। खैर छोड़िए पॉलिटिकल बातें। ऑलराइट, अब यहाँ पे इस आर्टिकल में बहुत अच्छी बात कर रहा है कि अब क्या हो रहा है हमारे पास, सॉरी यार, रशिया से ज़्यादा रिलायबल पार्टनर हमारे लिए फ्रांस हो गया है। कैसे? चलिए, आपको पता है कि 1971 में जो वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की बांग्लादेश को लेकर, उस टाइम पर इंदिरा जी ने कुछ महीने पहले जाकर ये एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी रशिया के साथ। राइट। तो जब ही तभी से सोवियत, यानी कि जो बाद में ब्रेक हो गया 1993 के आसपास, तो अब वो सोवियत का सबसे बड़ा पार्ट बना रशिया। तो ये हमारा एक रिलायबल पार्टनर रहा है, क्योंकि जब इस 71 वॉर में यूएस एंड यूके एंड इंक्लूडिंग चाइना ये सब पाकिस्तान के साथ खड़े थे, तब हमारे साथ सिर्फ सोवियत यानी कि रशिया खड़ा था। ओके। और इसने अपनी सबमरीन्स तक इंडियन ओशन में खड़ी कर दी थी ताकि यूएसए एंड यूके अटैक ना कर पाए, जबकि उन्होंने अपनी सबमरीन्स और अपने बॉम्बर्स आगे बढ़ाए थे इंडिया के अगेंस्ट। और तो तभी से हम लोग रशिया को एक रिलायबल पार्टनर मानते हैं। लेकिन ओवर द टाइम क्या हो रहा है, रशिया के लिए दो इश्यूज गले की फांस बन चुके हैं। पहला यूक्रेन इन्वेजन, क्योंकि वो उसमें इस तरह से एम्ब्रॉयड हो चुका है कि ना तो वो जीत पा रहा है ना निकल पा रहा है। और उसकी जो आप कह सकते हो कि एक इमेज थी, उसको धक्का पहुंचा है कि कमजोर को परेशान करने वाला देश है ये। यूक्रेन नहीं है मिलिट्री पावर, लेकिन आपने बेवजह उस पर इन्वेजन कर दिया। हालांकि रशिया का रीजन ठीक है कि आप नाटो ज्वाइन करोगे और आप एकदम नाटो फोर्सेस हमारी बॉर्डर पे आके बैठ जाएंगी, ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। रशिया का पॉइंट भी सही था। और लेकिन इस यूक्रेन इशू की वजह से रशिया की इमेज को धक्का पहुंचा है, जो ट्रस्ट करती थी कंट्रीज पे। और दूसरा है चाइना। अब क्योंकि यूक्रेन की वजह से पूरी वेस्टर्न कंट्रीज, सभी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए, ये सब इसके अगेंस्ट है रशिया के, लेकिन चाइना कहीं ना कहीं इसके साथ रहा है, तो इनका जो याराना था ना वो ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। तो अब इस वजह से प्रॉब्लम ये है कि जब चाइना हमारी एलएसी वगैरह में इन्वेट भी करता है ना, क्योंकि जब यहाँ पर इंट्रूशन करता है, तो रशिया कभी उसको खुल के क्रिटिसाइज नहीं करता है। ऑलराइट। तो रशिया चाइना की बॉन्ड प्लस यूक्रेन का जो इशू है, इस वजह से रशिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पे है अभी। ऑलराइट। चलिए अब हम आते हैं कि फ्रांस के साथ क्यों हमारे रिलेशन सबसे अच्छे हो रहे हैं इस वक्त, और क्यों हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला,
यहाँ पे सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी की बात करते हैं हम, एंड डीपनिंग कोऑपरेशन ऑन ग्लोबल इश्यूज एंड डेवलपिंग स्ट्रॉन्गर एंगेजमेंट। मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहला सिक्योरिटी। क्यों सिक्योरिटी में कोऑपरेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर आप इंडो पैसिफिक रीजन को देखेंगे तो फ्रांस यहाँ पे रेसिडेंट पावर है। ओके, मैंने आपको बताया था इंडियन ओशन में रीयूनियन आइलैंड है। ओके, जहाँ पे बहुत सी फ्रेंच पॉपुलेशन रहती भी है। उसके अलावा भी हमारे यहाँ पैसिफिक ओशन में ही फ्रेंच पॉलिनेशिया है। ऑलराइट, जस्ट अ सेकंड, कहीं कहीं दिया हुआ है, मैं एक्चुअली आज हाईलाइट नहीं कर पाया बिकॉज आई वाज शॉर्ट ऑफ टाइम। ओके, तो फ्रेंच पॉलिनेशिया, रीयूनियन आइलैंड, इस पे इसकी 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है फ्रांस की। तो उनके साथ एक कॉपरेशन करना हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। एंड दूसरा कि फ्रांस अपने आप में एक अच्छी मिलिट्री पावर है। राइट, फिर डिफेंस कॉपरेशन की बात करें तो हमने इनके साथ सबमरीन्स बनाई है, फाइटर जेट इंजन इंजन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, स्पेस में एंगेज कर रहे हैं इनके साथ, एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे क्वांटम कंप्यूटर, 3D प्रिंटिंग, इन सब पे हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। एंड सिमिलरली रीजनल सिक्योरिटी कॉपरेशन इंडो पैसिफिक। ऑलराइट, उसके बाद क्लाइमेट चेंज की बात करें तो हमने बनाया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और जो कि काफ़ी अच्छा वर्क भी कर रहा है। उसके अलावा साथ में काफ़ी ग्रीन टेक्नोलॉजीज पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल। ओके, तो डिफेंस की बात हो गई, सिक्योरिटी की बात हो गई, क्लाइमेट चेंज पर कॉपरेशन की बात हो गई। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मिलता है कि जब हमने कश्मीर का स्टेटस चेंज किया था ना अभी, तब चाइना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन लाना चाहता था। और मैंने आपको बताया था कि P5 कंट्री सभी के पास वीटो है, सभी की मर्जी चाहिए। तो फ्रांस ने उस रेजोल्यूशन को ब्लॉक कर दिया था। और तो ये दिखाता है कि आप कितने रिलायबल हो सकते हो फ्रांस पे, आप ट्रस्ट कर सकते हो उसको। और दूसरा, मैंने आपको 98 में जो हमने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था वो तो बता ही दिया था। इट्स रेफ्यूजल टू पनिश दिल्ली इन वेक ऑफ 98 न्यूक्लियर टेस्ट और ब्लॉकिंग चाइना फ्रॉम कंसिडरिंग कश्मीर इशू एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एजेंडा आफ्टर इंडिया चेंज द प्रोविंस टेरिटोरियल स्टेटस इन अगस्त 2019। ऑलराइट, तो ये दो एग्जांपल आपको मिल जाते हैं जहां पर आप रिलायबिलिटी या ट्रस्ट एक्सप्लेन कर सकते हो अपने आंसर में। ऑलराइट, तो इसको अभी बस इस आर्टिकल में हमें इतना ही जानना है। उसके अलावा दूसरा है हमारे पास ये फ्रेंच कनेक्शन। ये बात कर रहे हैं कि कैसे हम लॉन्ग टर्म में फ्रांस के साथ और ज़्यादा बेटर इंगेज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, फ्रांस इज नॉट जस्ट ए रेसिडेंट पावर इन द इंडियन ओशन बट हैज़ ए मैसिव रियल एस्टेट इन द फॉर्म ऑफ रियूनियन, न्यू कैलेडोनिया एंड फ्रेंच पॉलिनेशिया। और इन सभी आइलैंड्स पर इसके रेसिडेंट्स रहते हैं, एंड इसी वजह से इनके पास एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन विद 1.5 मिलियन सिटीजन्स लिविंग देयर, एंड नॉट टू मेंशन द बेस इन द इंडो पैसिफिक, दैट इज मिलिट्री बेस की बात कर रहा है। ऑलराइट, इसके अलावा मैं आपको इतने दिन से जब फ्रांस पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ कि आप कुछ स्ट्रॉन्ग पिलर बना के रखिए और उनमें एक एक दो दो एग्जाम्पल याद रखिए। जैसे डिफेंस में हम क्या क्या कर रहे हैं इनके साथ, स्पेस में, क्लाइमेट चेंज, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड पीपल टू पीपल टाइज में। हमने भी बात की ना कि हम लोग अराउंड 30,000 स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट वहां पर पढ़ने जाएं, ये इंश्योर करेंगे। ऑलराइट, Franco-Indian cooperation on critical technologies, be it supercomputing, cloud computing, artificial intelligence, and quantum technologies, is crucial for India's future and may well determine the trajectory of relations over next 25 years. इसके अलावा फ्रिंज टॉपिक्स क्या हो सकते हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं? तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्फेसिस ऑन बायलैटरल कोऑपरेशन इन फील्ड्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, all of which figure prominently in the Horizon 2047 स्टेटमेंट जो दोनों ने jointly डिक्लेयर किया। ठीक है, तो फ्रांस से रिलेटेड हमारे पास आई थिंक काफी मटेरियल हो गया है अपने आंसर लिखने के लिए। एंड सिमिलरली यूएसए भी जब हमने पढ़ा था तो आई थिंक हमारे पास सफिशिएंट है जितना हम लिख सकें। बाकी मैं आपको इंडो फ्रांस और इंडो यूएस रिलेशन एक बार सेपरेटली करा दूंगा ताकि आपका एक रेडीमेड आंसर तैयार रहे। ऑलराइट, देखिए एग्जाम पे फोकस रखिए कि हमें कितना एग्जाम के लिए जानना है, क्योंकि नॉलेज का कोई अंत नहीं है। अगर आप जानना चाहोगे तो जानते जाओगे, उसका कोई दी एंड नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम निकालना है पहले। ऑलराइट, अब आरबीआई ने अपनी एक लेटेस्ट रिपोर्ट निकाली है और इस रिपोर्ट में उसने क्या है कहा है कि देखिए क्या हुआ था 2013 में, सॉरी 2013 में कंपनीज एक्ट आया था हमारा नया, पहले भी था 1956 में। इसी में एक सेक्शन है 135
जो ये कहता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कॉर्पोरेट्स को अपने पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एटलीस्ट 2% सोशल वर्क पे खर्च करना होगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, सपोज कीजिए ओएनजीसी ने कहीं पे अपना प्लांट लगाया है किसी एरिया में। अब इसका जो प्रॉफिट हुआ उसका 2% ये खर्च करता है कि वहां पर जो आसपास गांव हैं उनके यहाँ पे सपोज की पाइप वाटर सप्लाई इंश्योर करने के लिए उस पर खर्च करता है कि चलिए मैं सभी घरों में पाइप ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाने के लिए नल कनेक्टिविटी करवाऊंगा। 2% पैसा खर्च करेगा ये अपने पिछले 3 साल के प्रॉफिट का। करेक्ट। तो इसे कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम सॉरी, मुझे ना थोड़ा जुकाम हो रहा है तो शायद वॉइस क्लियर नहीं आएगी, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है। और अब एक बात की बताइए कि अगर एक कंपनी रिटर्न में आपको इस तरह की फैसिलिटीज इंप्रूव करके देती है, ओके, और बदले में आपने क्या दिया है कि आपने अपने विलेज में वो लैंड दिया था, जो हम कहते हैं ना लैंड एक्विजिशन, आपने लैंड दिया था, वहां पे प्लांट लगा, और फिर प्लांट लगने के बाद उस कंपनी ने आपको सोशल फैसिलिटीज इंप्रूव की, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया। उसी तरह से वो स्कूल बना सकती है बच्चों के लिए। ऑलराइट। वो आपके यहाँ के रोड्स बेटर कर सकती है, या फिर आपके यहाँ ग्राउंड वाटर को लेके कुछ प्रोजेक्ट ले सकती है। तो इससे क्या बिल्ड होगी? जस्ट चीजों को सिंपल रखिए, एकदम चीजें इमेजिन कीजिए, सोचिए, कनेक्ट कीजिए। तो इससे क्या बिल्ड होती है? एक तरह की सोशल कैपिटल बिल्ड होती है हमारी। हम लोग बहुत चीजें देख चुके हैं ना। ह्यूमन कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, यानी कि आपके यहाँ की पॉपुलेशन कितनी स्किल्ड है, कितनी एजुकेटेड है, ओके, उसे कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। राइट। उसी तरह फिजिकल कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो यानी कि आपके यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, रोड, रेलवेज, कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये फिजिकल कैपिटल कहलाती है। उसी तरह सोशल कैपिटल होती है कि लोगों को आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट कितना है आपकी कंट्री में। राइट। एंड 2019 में 2 मार्कर में सिंपल प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी ने, सोशल कैपिटल क्या है। ऑलराइट। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर इन बिटवीन द लाइंस आपको पढ़ना होता है। कई बार सिर्फ टर्म्स आ जाते हैं न्यूज़पेपर में, आपको उनको थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है। इस तरीके से आप प्रीलिम्स के लिए तैयार होते हो। और ये फिलहाल हम यहाँ पे मेंस की बात कर रहे हैं सीएसआर को लेके। तो इस तरीके से ये जो बिल्ड होगा ना, तो अब इन्होंने क्या कहा है, पहले कहा था कि मैंडेटरी है कि आपकी फैक्ट्री या कंपनी जहां पर है तो आप नियर बाय एरियाज में ही ये पैसा खर्च कीजिए। मैंडेटरी ये तो अब चेंज होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले क्या हुआ था, preference for local areas is not mandatory now, and the spirit of legislation is to align CSI with national priorities। पहले आपको खर्च करना होता था वहीं जहां पर आपकी फैक्ट्रीज है, और उसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 10 स्टेट्स पर ही 80% सीएसआर फंडिंग का पैसा खर्च हुआ। तो आप सोच सकते हो कि एक तो पहले कंपनीज प्रेफर कहाँ करती हैं, अच्छी खासी जो डेवलप स्टेट हैं या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर अपनी कंपनी खोलना। अब अगर आप ऑलरेडी डेवलप स्टेट में आपने अपनी कंपनी खोली है तो आप वहीं पर सीएसआर स्पेंडिंग कर रहे हो, तो ये तो डेवलप को और डेवलप करने वाली बात हो गई ना। तो अब ये कहा गया है कि देखिए ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, हमें जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन करना है इसके लिए, तो आप कहीं भी स्पेंड कर सकते हो जहां आप चाहो। और जैसे अगर मान लो कोई कंपनी हैदराबाद में काम कर रही है, लेकिन वो तेलंगाना के किसी बहुत बैकवर्ड एरियाज में, कोई ट्राइबल एरियाज में वहां पर वाटर सप्लाई करना चाहती है लोगों को। क्योंकि इंडिया में क्या है, 70% जो बीमारियां हैं ना, अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे 70% सब वाटर बॉर्न डिजीज है, जो गंदा पानी पीने से होती है। और एक ये बहुत बड़ा फेलियर भी है, अगर आप आजादी के 75 साल बाद तक लोगों को सिर्फ साफ पीने का पानी नहीं दे पाए हो तो फिर आप क्या कर रहे हो। और एक तो इसमें हमें अपने प्राइवेट सेक्टर का साथ लेना चाहिए। तो इस आर्टिकल का क्रक्स यही था कि ये जो डेवलप को और डेवलप किया जा रहा है सीएसआर के लिए, उससे बेटर है कि इसकी फंडिंग को डाइवर्सिफाई किया जाए। ऑलराइट। अब बाकी आप आर्टिकल कितना ही पढ़ते रहिए, अपना टाइम वेस्ट करते रहिए, उससे कुछ नहीं होगा। क्रक्स जान लिया ना आपने आर्टिकल का, इतना बहुत है। तो आप ये जो न्यूज़ पे यूट्यूब पे लोग आपके एक एक दो दो घंटे खराब करते हैं न्यूज़पेपर में, वो मत कीजिए। सिर्फ आपको एक क्रक्स पता होना चाहिए कि आपको अपने प्रिपरेशन में, अपने मेंस में किस तरीके से यूज करना है इन चीजों को। और दूसरा कि आप यही सीएसआर फंडिंग को अलाइन भी कर सकते हैं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के साथ, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, उसी तरह अब आया है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ऑलराइट। तो वही फंडिंग को आप इनके साथ अलाइन कीजिए ताकि और बेटर डेवलपमेंट हो पाए उस एरिया का। ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट सीएसआर फंडिंग। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं लुक हुज टॉकिंग, यूएसए की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसने यूएसए, यूरोप वगैरह, क्योंकि इन लोगों ने अभी एक रेजोल्यूशन लिया था ना कि मणिपुर में आपका बर्निंग हो रहा है और
तो उसके अगेंस्ट, बट इंडिया ने क्रिटिसाइज किया वो। उस तरह यूएसए में जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर उनको क्रिटिसाइज किया गया। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं वो सर्विंग आईपीएस ऑफिसर हैं, तो उन्होंने एक पर्सनल व्यू दिया है कि आप ये बताइए बात कौन कर रहा है जिनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है ह्यूमन राइट्स में। तो देखिए आपने एक टर्म सुना होगा रेड इंडियंस। आज जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हम लोग देख रहे हैं ना, वो पूरा लैंड इन रेड इंडियंस का हुआ करता था। फिर यहाँ ईस्टर्न बॉर्डर पे जाकर 13 कॉलोनीज बनाई यूरोपियंस ने। स्पेनिश गए, ओके, स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश, इन सब ने जाकर यहाँ पे 13 कॉलोनीज बनाई छोटी छोटी। फिर इन लोगों ने जब अपनी इंडिपेंडेंस हासिल कर ली इन 13 कॉलोनीज ने, आप अगर यूएसए का फ्लैग देखोगे ना तो आपको उस पर 13 स्टार्स दिखते हैं, क्योंकि इन 13 स्टार्स ने ही, मतलब 13 कॉलोनीज ने ही अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। और फिर ये वेस्टवर्ड एक्सपेंशन करते गए और आज का पूरा यूएसए हमारे सामने है। तो ये रेड इंडियंस को पूरा डिस्प्लेस ही नहीं किया, बल्कि पूरी तरह से एनिहिलेट कर दिया, खत्म कर दिया। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो ब्रायन लारा को आप जानते होंगे ना, यहाँ इधर यूएसए के नीचे कैरिबियन आइलैंड्स है वहां पे, वो बिलोंग करते हैं रेड इंडियंस को। ही इज द रियल ब्लड ऑफ रेड इंडियंस। तो उनको पूरी तरह से उनको खत्म करके अपने आप को स्टैब्लिश करने वाले बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, तो वही ऑथर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उसके बाद आपने सुना होगा यूएसए में सबसे ज्यादा फायरिंग के इंस्टेंस आते हैं। गन लेकर बच्चों के स्कूल में फायरिंग कर दी किसी ने। गन लेकर कोई एक बार बैटमैन की मूवी देख रहा था, उसको जोश चढ़ा, उसने वहीं थिएटर में फायरिंग कर दी। ये क्यों है? क्योंकि वहां पर पहली बात तो गन रखना अलाउ है सबको, और इंडिया में बहुत रेस्ट्रिक्टेड है ये चीजें, लेकिन वहां अलाउ है। और ये है इनकी आर्म्स लॉबी की वजह से। इनकी जो आर्म्स इंडस्ट्री है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत फंडिंग देती है प्रेसिडेंट इलेक्शन में। इसलिए कोई भी प्रेसिडेंट आज तक इन आर्म्स लॉबी के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले पाया, क्योंकि अगर आज ये बना दें कि चलिए अब गन रखना इतना ईजी नहीं होगा, तो इनके आर्म्स सेल कैसे होगी, राइट? इसीलिए जब एक प्रेसिडेंट थे, मुझे उनका याद नहीं है नाम, शायद जॉन एफ कैनेडी थे, उन्होंने इन आर्म्स को रेगुलेट करने की कोशिश की थी एंड ही वॉज मर्डर्ड। तो इतना रुतबा है नाम इंडस्ट्रीज का यूएसए में। कई बार लड़ाई नहीं भी होती, चाहे वो इराक वॉर हो, कुछ भी हो, दीज आर्म इंडस्ट्रीज ये पुश करती हैं कि नो, गो एंड फाइट। तो कई बार वॉर इसलिए कहते हैं कि कैपिटलिज्म जो है ये सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब रखता है, इसलिए कैपिटलिज्म इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी। हमारी आर्म सेल कैसे होगी अगर वॉर नहीं होगी वर्ल्ड में? तो दैट सॉर्ट ऑफ मेंटेलिटी दिस आर्म इंडस्ट्रीज इन यूएसए स्पेशली हैज। अरे चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का इशू हो, क्यों वर्ल्ड में हर जगह कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। और ये जो इशू आज सूडान में भी अगर हम देख रहे हैं, जिनके पास ठीक से खाने का पैसा नहीं है, उनके पास इतने एडवांस वेपन्स कहाँ से आ रहे हैं? राइट, इसलिए कहते हैं कैपिटलिज्म इज द बिगेस्ट एनिमी। ना ये आर्म्स लॉबी क्या करती हैं, ये प्रेशराइज करती हैं। एक तो पहली बात ये है कि लॉबिंग ना लीगल है यूएसए में, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में लॉबिंग इतना ओपनली नहीं हो सकती। इंडिया में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा प्रेशर ग्रुप बना सकते हो, जैसे एक इंडस्ट्री है कोई सी, वो एक प्रेशर ग्रुप बना सकती है, सरकार पे प्रेशर ला सकती है। जैसे हमारी मेडिसिन इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री, वो एक प्रेशर ला सकती है कि नहीं आप ये सभी दवाइयों के प्राइसेस अगर फिक्स कर दोगे तो फिर हमारे पास कोई इंसेंटिव नहीं रह जाता कि हम नई रिसर्च करें नई दवाइयों पर, है ना? तो हमारे यहाँ पर लॉबिंग इतना लीगल नहीं है, बट यूएसए में पूरी तरह लीगल है। वहां की आर्म इंडस्ट्री खुल के सपोर्ट कर सकती है कि नहीं, इस प्रेसिडेंट कैंडिडेट को हम सपोर्ट करेंगे, इसे फंडिंग करेंगे। तो उनका लेजिस्लेटिव चीजें ये मेंटेन करती हैं। ऑलराइट, वही बातें वो यहाँ पर बोल रहे हैं। पावरफुल लॉबीज डिक्टेट द लेजिस्लेटिव एजेंडा एंड फाइनेंशियल स्कैंडल्स अबाउट द कांग्रेसमैन सेनेटर्स आर रिकरिंग फीचर्स। ये पॉलिटिकल फंडिंग अगर आप दोगे तो वो फिर जो जीत कर आए वो आपका काम तो करेंगे ही, और यही एक तरह का करप्शन रखता है। ओके, तो हमारे काम का नहीं था, मैं सिर्फ आपको ये आर्म इंडस्ट्रीज का इम्पैक्ट समझाना चाहता था फ्रॉम कैपिटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कहा सेव द वाटर। तो देखिए इनके ये जो सजेशंस हैं, सजेशन तो खैर है भी नहीं उसमें, तो फ्लड्स पे आपने अगर अपना नोट तैयार कर रखा है तो मैंने आपको बता रखा है काफी, और इसके इम्पैक्ट। अब जरा एकदम कॉमन मैन की तरह सोचिए, आपके एरिया में फ्लड्स आए हुए हैं या आपके विलेज में, तो सबसे बड़ा असर किस पे पड़ेगा? फूड प्रोडक्शन पे, राइट? आपका फूड प्रोडक्शन गिरेगा। उसके बाद जब फ्लड चला भी जाएगा ना, तो वो इतना सॉल्ट कंटेंट छोड़ जाएगा आपकी सॉइल में कि वो उसकी फर्टिलिटी को भी डिक्लाइन कर देगा। ठीक। अब जब ये पानी हट भी जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? वाटर बॉर्न डिजीज। ठीक है। उसके अलावा जब फ्लड आया है तो रिवर्स अपना कोर्स भी शिफ्ट करती हैं, रिवर्स शिफ्ट देयर कोर्स।
और इस शिफ्टिंग कोर्स की वजह से क्या होता है कि जो लोग फ्लड प्लेन के अक्रॉस रह रहते हैं उनको वहां से माइग्रेट करना पड़ता है। तो अगेन उनकी पूरी लाइवलीहुड चेंज हो जाती है, नई जगह जाइए फिर से सब कुछ बिल्ड कीजिए। ऑलराइट। उसके अलावा हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो पूरी तरह से पोल्यूट होता है फ्लड्स में। अगर आप अपने आसपास भी देख रहे होंगे तो जो सीवेज लाइन होती है, नाले होते हैं, इनसे पूरा गंदा पानी ऊपर तक आ जाता है, जगह जगह बह रहा है। उसके बाद फिर जब वो वापस जाएगा तो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा और उसमें जितना पॉल्यूशन होगा वो सब एब्सॉर्ब होगा। उसके अलावा हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, ब्रिज गिर जाते हैं हमारे। ओके। पेड़ गिरने की वजह से हमारे इलेक्ट्रिसिटी लाइंस पूरी डिस्टर्ब हो जाती हैं। ओके। पानी भरा रहता है तो रोड्स हमारे खराब हो जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है? आप समझते हैं वर्ड एक्वीफर? जैसे ये पूरा लैंड है हमारा, तो इधर कहीं ऐसी एक जगह होती है जहाँ पानी का स्टॉक होता है, ग्राउंड वाटर का, एक्वीफर मैपिंग, या उसमें सफिशिएंट स्पेस होती है कि पानी होल्ड कर सकता है। तो हमें इनकी मैपिंग करना जरूरी है ताकि हम उस वाटर को उस एक्वीफर में डाइवर्ट कर सकें। जैसे इमेजिन कीजिए कि आपके घर के जस्ट नीचे कोई हैंड पंप लगा हुआ है जिसमें पानी भी आता है, सूखा नहीं है, तो नीचे एक्वीफर होगा पानी का, राइट? अगर आप अपने छत का पानी जो सड़क पे जा रहा है फिर इकट्ठा हो रहा है, बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं, अगर आप उस पानी को सीधे ग्राउंड में उस हैंडपंप के थ्रू उस एक्वीफर में डाइवर्ट कर देते तो क्या फ्लड की नौबत आती? नहीं आती। तो सबसे पहले हमें जरूरी है कि हम अपनी सैटेलाइट्स की मदद से पूरे इंडिया में एक्वीफर मैपिंग करें और फिर एक्वीफर मैपिंग की थ्रू हम लोग अपनी टाउन प्लानिंग करें कि हमें वाटर जब ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो उसको यहाँ पर डाइवर्ट करना है। क्लियर है? तो ये कुछ एकदम बेसिक सजेशंस हैं जो आप एक कॉमन मैन की तरह भी सोच सकते हैं। हमेशा जरूरी नहीं है कि आप हाई फाई पढ़ाई कराएगा कोई आपको तभी होगा। यूपीएससी उतना टेक्निकल नहीं है, लेकिन जरूरत है आपको अपने दिमाग पे प्रेशर देने की, जोर डालने की, ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की। लेकिन क्या है कि लोग चाहते हैं कि बस जो लिखा है वो पढ़ लेंगे, मिल जाए कहीं से पीडीएफ और हमें ना सोचना पड़े, तो उससे मेंस नहीं निकलेगा यार। चलिए अब आते हैं इंडिया बांग्लादेश रिलेशन पर। तो ये सेपरेटली तो मैं करा ही दूंगा, बट अगेन मैं आपको उसी तरह से ब्रेन करने को कहूंगा जैसे बाकी यूएसए फ्रांस से मैंने कहा था। जस्ट कुछ पिलर्स तैयार रखिए, जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स, बांग्लादेश हमें एक्सपोर्ट करता है हार्डली $2 बिलियन का, और हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं $8 बिलियन का। और तो ये जो ट्रेड गैप है ना, इसको ब्रिज करने की जरूरत है। तो हमें क्या जरूरत है कि हम अपना मार्केट और ओपन करें ताकि बांग्लादेश से एक्सपोर्ट हो सके हमारे यहाँ। राइट? क्योंकि हम चाइना तो है नहीं कि $60 बिलियन का भी ट्रेड डेफिसिट है तो अच्छा है, हमें तो फायदा हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर दो देशों में लंबे समय तक अच्छी पार्टनरशिप चलनी है गुडविल के साथ, तो वो जब होगी जब ये गैप नैरो करेंगे आप। और तो हम भी अपना मार्केट थोड़ा खोल सकते हैं। लाइक जैसे एग्जांपल, भले ही हमारे यहाँ राइस प्रोडक्शन हो, लेकिन आप पंजाब हरियाणा से ऑल द वे राइस भेजेंगे मणिपुर मिजोरम तक, तो उतनी तो आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ जाएगी। बेटर है कि वहीं बांग्लादेश से या म्यांमार से राइस खरीदो और वहां पर दे दो। और आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा उतना, और सामने वालों कंट्री को भी एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ मिल जाएगा। ये ट्रेड ट्रेड गैप नैरो होता है, इससे गुडविल क्रिएट होती है कंट्रीज में। ऑलराइट। उसी तरह से हम लोग आपस में मेंबर हैं बिम्स्टेक के, और सार्क के भी मेंबर हैं हम लोग। हमने एक साथ फूड बैंक भी बनाया हुआ है। ऑलराइट। तो इनके थ्रू हम रीजनल कॉपरेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब चाहे वो हम एजुकेशन में कर लें, हेल्थ सेक्टर में कर लें, सबसे ज्यादा बांग्लादेशी लोग इंडिया में आते हैं अपने हेल्थ ट्रीटमेंट कराने के लिए। ऑलराइट। ये एक दूसरे का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में मदद कर दें, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, जैसे अभी हमारे यहाँ अडानी और अंबानी दोनों ने इन्वेस्ट किया है बांग्लादेश में। ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है सिक्योरिटी में। तो हमें पता है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंसर्जेंसी चलती रहती है। तो इन इंसर्जेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं और फिर भाग जाते हैं, नेपाल भाग जाएंगे, भूटान भाग जाएंगे, या बांग्लादेश म्यांमार भाग जाएंगे। तो इसमें बांग्लादेश ने हमारे साथ बहुत अच्छा कॉपरेशन किया है कई ऐसे रेबेल लीडर्स को कैप्चर करने में, और उनको जो सेफ हेवन मिलता था वहां पे उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। राइट। उसके बाद कनेक्टिविटी की बात करते हैं। तो कनेक्टिविटी में काफी सारे रोड प्रोजेक्ट साथ में चल रहे हैं और रेलवे लिंक डेवलप किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल इस आर्टिकल में भी एक आध दिए हुए हैं, बट मैं आपको अलग से जब भी रिलेशन कराऊंगा ना अपने मीन्स 450 सीरीज में, उसमें मैं आपको करा दूंगा अच्छे से। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको सोचना सिखा रहा हूँ कि कैसे आप एक स्ट्रक्चर अपने माइंड में डेवलप करके रखें। रोड प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड एंड ऑल। ओके। तो इस तरह की पिलर्स अपने दिमाग में रखिए, उसमें एक दो एग्जाम्पल दीजिए। एंड मैं आपसे फिर भी कहूंगा कि अगर आपने नहीं देखी ना, प्लीज श्रुति शर्मा की ना मेंस की आंसर कॉपी जरूर देखना। उनसे बेटर उनसे बेटर आंसर लिखना आपको शायद कोई नहीं सिखा सकता। राइट।
अब यहाँ पर ये जो नया हमारा एज ऑफ कंसेंट, ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा है ना, उसमें एज ऑफ कंसेंट को लेकर इशू है कि 18 साल रखें या कितनी रखें। तो अभी तो खैर ड्राफ्ट स्टेज में, लेकिन फिर भी चलिए, अब बार बार आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ इसको। मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ जब वो एक्ट बन जाएगा तब हम डिस्कस करेंगे। एनीवे, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो एक्ट बना है ना, जिसको कैबिनेट ने क्लियर किया है इस ड्राफ्ट को, तो ये एम्पावर करता है सेंटर को टू लोअर द एज ऑफ कंसेंट फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट सर्विस विदाउट पेरेंटल ओवरसाइट बिलो 18। ठीक है। इसके रिलेटेड एक बी एन श्री कृष्णा कमेटी बनी थी, तो उसने भी अपने जो रिकमेंडेशन दिए थे ना, उसने बच्चे को 18 साल ही माना था, 18 साल से नीचे का। ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया कंपनीज से कुछ नहीं, वो कहती नहीं नहीं यार, 18 साल बहुत ज्यादा है, आप 16 रखिए, 14 रखिए, 15 रखिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। तो हमारा भी जो एक बिल हमने तैयार किया था 2019 में, जिसको बाद में गवर्नमेंट ने ड्रॉप कर दिया था, उसमें भी हमने एज को 18 ही रखा था कि 18 के नीचे आप चाइल्ड हो। जॉइंट कमिटी ने हाउएवर कहा था कि एक काम करते हैं, आप अलग अलग एज ग्रुप रख लीजिए, 13, 14, 16। तो अब जो बिल आया है ना, उसने कहा है कि एक काम कीजिए, हम कुछ नहीं बता रहे हैं, लेट गवर्नमेंट डिसाइड टाइम टू टाइम अपनी मर्जी पे कि उनको कितनी, क्योंकि क्या होता है कि इसमें पेरेंटल ओवरसाइट में फिर जो कंपनीज होती हैं, जो सोशल मीडिया वगैरह हैं, वो बच्चों के इस डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकते इजिली, क्योंकि ये माइनर का डेटा है, तो पेरेंटल ओवरसाइट जरूरी हो जाती है। तो इसको लॉ में इंक्लूड ना करके इस डेटा प्रोटेक्शन बिल जो आ रहा है, उसने कहा है कि ये गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ देते हैं, गवर्नमेंट को डिसाइड करने दो क्या एज रखनी है उनको डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड के लिए। अब देखिए, ईयू का एक है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, इसी को मॉडल मान के हम लोग अपना लॉ प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये एक बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स में सिंपल पूछा था, जीडीपीआर न्यूज में किस चीज से रिलेटेड है, तो ये ईयू के प्राइवेसी डेटा से रिलेटेड है। ओके। तो जीडीपीआर में इन लोगों ने रखा है एज ऑफ कंसेंट एट 16, और जबकि कुछ स्टेट्स ने विद इन यूरोपियन यूनियन 27 देश आते हैं उसमें, उसमें कुछ स्टेट्स ने तो 13 साल रखी है बच्चे की डेफिनेशन। और यूएसए की बात करें तो उसने भी अंडर 13 को बच्चा माना है। सेम विथ ऑस्ट्रेलिया, इवन चाइना ने भी शायद 14 ईयर माना है। राइट। तो इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्ट तो नहीं किया कि 18 से कम कर दिए, लेकिन हमने गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ दी कि लेट गवर्नमेंट डिसाइड। मोर कैश एंड लेस ग्रेन ये काम का नहीं है, मतलब उसमें कुछ काम की न्यूज नहीं है, बस यही बात है कि आज ग्रेन नहीं है गवर्नमेंट के पास ज्यादा, तो वो लोगों को जो पीडीएस देता था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें कैश, इसकी जगह कैश दे रहा है, बस इतनी सी बात। ये ओपेनहाइमर, ये फादर ऑफ एटम बॉम्ब, नॉट इम्पॉर्टेंट। देन यहाँ पर नथिंग, नो, नथिंग इम्पोर्टेंट दिस। बाकी सब है स्पोर्ट्स न्यूज, तो दैट्स इट, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा देखिए, अब क्या करना है मुझे, मैंने आपसे सजेशन मांगा था कि आप लोग चाहते हैं क्या ये 450 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की जो हम सीरीज लाना चाहते हैं, यूट्यूब पर ही लाएंगे, फ्री है, कोई वो कोई पेड कोर्स नहीं है। ओके। तो जैसे इंपॉर्टेंट, अभी हम लोग पिछले कुछ जब से डिस्कशन हमने शुरू किया है तब से हम क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख रहे हैं, जैसे सबसे ज्यादा तो यूसीसी को लेके आर्टिकल्स आए, राइट। उसके अलावा डेटा प्रोटेक्शन तो जब आएगा तब आएगा। उसके अलावा इंडिया के रिलेशंस की बात करें तो हमें यूएसए के साथ इसके रिलेशन डिटेल में देखने हैं, फ्रांस के साथ देखने हैं, और आज क्योंकि बांग्लादेश न्यूज में है तो हमें इसके साथ भी देखने हैं। ठीक है। तो ऐसे करके हम थ्रू आउट द ईयर इतने टॉपिक्स तैयार करेंगे ताकि आपका मेंस में बहुत अच्छी हेल्प हो पाए। मैंने आपको बताया था GS2 एंड GS3 इज ऑल अबाउट करंट अफेयर। आपको एक फ्रेमवर्क अगर दिमाग में है तो आपको सिर्फ उसमें न्यूज से डेटा लेकर पुट करना है और आपका बहुत प्यारा आंसर तैयार हो जाएगा। और आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है एक अच्छे इंट्रोडक्शन और एक अच्छे कंक्लूजन को प्रिपेयर करने में, क्योंकि ये दो आपके हर आंसर में 2 मार्क्स का डिफरेंस ला सकते हैं। और आप सोचिए, अगर 20 क्वेश्चन है तो आपके 40 मार्क्स का डिफरेंस ये ही क्रिएट कर देते हैं। इसीलिए जैसे आज जब मैंने आपको CSR पढ़ाया तो मैंने आपसे कहा कि आप रेडीमेड इंट्रोडक्शन पहले से तैयार रखिए, वहाँ एग्जाम हॉल में सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, पेपर बहुत लेंदी होता है ऑलरेडी। GS1 की आप फिक्र ना करें, ये बहुत ईजी होता है, ये हार्डली 20 डेज का काम है, वो मैं आपको करवा दूंगा। बाकी मैं हिस्ट्री आपको प्रीलिम्स के लिए करा ही रहा हूँ, वो भी इन डिटेल करा रहा हूँ, ताकि मैं नहीं चाहता कि कोई वीक क्वेश्चन आए तो आप हैंडल ना कर पाओ। ठीक है। GS4 एथिक्स है, ये आपको खुद प्रिपेयर करना है, और आपके जो भी ऑप्शनल हैं वो भी आपको करने हैं। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो उसके लिए आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। Alright, so that's it from my side today. Thanks for joining and do give your feedback.